KP3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग अध्याय 4 महासागरों और महाद्वीपों का वितरण के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले इसके परिचय में देखते हैं कि हमारी पृथ्वी स्थल खंडों और जलराशियों का समन्वित रूप है। इसमें 7 महाद्वीप और 5 महासागर है। पृथ्वी का 71% भाग जल से तथा शेष 29% भाग स्थल से आवृत है। प्रारंभ में पृथ्वी का परिवार संयुक्त था। धीरे धीरे स्थापन होने से यह एकाकी परिवारों में यहाँ वहाँ स्थापित हो गया। 7 महाद्वीप पृथक हो गए और उनके बीच में महासागर हिलोरे मारने लगे, जो इनके संपर्क साधने के सूत्र बने। इसका प्रमाण पुरा काल से आज तक की इनकी स्थिति के परिवर्तन के रूप में मिल जाता है। यह भी स्मरणीय है कि आज भी महाद्वीपों और महासागरों की अवस्थिति बदल रही है। आइए आगे हम लोग देखेंगे महाद्वीपीय प्रवाह, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। इसमें विद्वान मानते हैं कि महाद्वीपीय प्रवाह के कारण महाद्वीप एक दूसरे से पृथक हो गए, क्योंकि महाद्वीपों के दोनों ओर के तटरेखा में एकदम समानता विद्यमान है। इसलिए विद्वानों ने दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों के साथ अफ्रीका और यूरोप का साथ रहा होना बताया है। और इस प्रकार से आगे हम देखेंगे कि सन 1596 ईस्वी में डच मानचित्रवेत्ता अब्राहम आर्टोलियस ने सर्वप्रथम यह संभावना व्यक्त की थी कि एंटोनियो पेलेग्रिनी ने तीनों महाद्वीपों का सामूहिक मानचित्र बनाया। और इस प्रकार से 1912 ईस्वी में जर्मन ऋतुकी विज्ञानी अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया। और इस प्रकार से आगे हम देखेंगे कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की आधारभूत अवधारणा थी कि समस्त महाद्वीप एक ही भूखंड से जुड़े थे। वेगनर ने इस विशाल भूखंड को पैंजिया नाम दिया। और इस प्रकार से पैंजिया का शाब्दिक अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी, जबकि विशाल महासागर को पैंथालासा सागर कहा जाता था, जिसका अर्थ है जल ही जल। वेगनर के अनुसार 20 करोड़ वर्ष पूर्व पैंजिया का विभाजन प्रारंभ हुआ और इस प्रकार से यह लारेशिया तथा गोंडवाना लैंड के रूप में 2 उत्तर दक्षिण भूखंडों में बट गया और बाद में वह 2 भूखंड छोटे छोटे खंडों में बटकर वर्तमान के महाद्वीप बन गए। और इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में तर्क। आइए देखते हैं। महाद्वीपीय
विस्थापन के पक्ष में विद्वानों ने इस प्रकार तर्क प्रस्तुत किए हैं, जिसमें पहला है महाद्वीपों में साम्यता। महाद्वीपों के दोनों ओर की महासागरीय तटों में जो अद्भुत साम्यता पाई जाती है वह महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि करती है। 1964 ईस्वी में बुलर्ड ने कंप्यूटर की सहायता से अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए जो मानचित्र बनाया उसमें तटों का साम्य एकदम सही बैठा। और इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता। आइए देखते हैं। वर्तमान काल में विकसित की गई रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण विधि ने महासागरों के पार की चट्टानों के निर्माण के काल को सुगमता से पहचानकर इस सिद्धांत की प्रतिपुष्टि की है कि तटों के निर्माण की शैलों के गुण ब्राज़ील तट और पश्चिमी अफ्रीका के तटों की शैलों से मेल खाते हैं। और इस प्रकार से दोनों क्षेत्रों के सागरीय निक्षेप भी जुरैसिक काल के। आइए देखते हैं आगे। नेक्स्ट है टीलाइट। हिमानी के निक्षेप के कारण बनी आग्नेय शैल टीलाइट कही जाती है। भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना निक्षेप आधार तल में टीलाइट है। ठीक वैसे ही निक्षेप अफ्रीका, फाकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाना महाद्वीप विस्थापन को सही सिद्ध करते हैं। और इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है प्लेसर निक्षेप। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। घाना के तट पर सोने के विशाल निक्षेप पाए गए हैं। ठीक इसी तरह सोना युक्त सिराएं ब्राज़ील में भी विद्यमान है, जो दोनों के कभी परस्पर जुड़े होने का प्रमाण है, जो बाद में विस्थापित हुए। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है जीवाश्मों का वितरण। आइए देखते हैं। विद्वानों ने पाया है कि जो जीवाश्म भारत में मिलते हैं वही मेडागास्कर और अफ्रीका में भी मिले हैं। मेसोसारस छोटे रेंगने वाले जीव हैं जो ब्राज़ील और दक्षिणी अफ्रीका के केप प्रांत में भी पाए गए हैं। ये दोनों स्थान कभी एक थे, जबकि अब इनके बीच में 4800 किलोमीटर महासागर का जल भरा है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखेंगे प्रवाह संबंधी बल। आइए देखते हैं। प्रवाह संबंधी बल या कह लीजिए फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग, वेगनर महोदय ने महाद्वीपीय विस्थापन के कारण इस प्रकार प्रस्तुत किए हैं, जिसमें पहला है पोलर या ध्रुवीय फ्लेइंग बल या कह लीजिए पोलर एंड फ्लेइंग फोर्स। सेकंड है ज्वारीय बल या टाइडल फोर्स। आइए देखते हैं इसको। ध्रुवीय फ्लेइंग बल पृथ्वी की घूर्णन गति से जुड़ा है, जबकि ज्वारीय बल सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से संबंधित है। और इस प्रकार से वेगनर का मत है कि ये दोनों बल ही महाद्वीपों के विस्थापन का कारण बने। लोग देखेंगे संवहन धारा सिद्धांत, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। आइए देखते हैं। 1930 ईस्वी में आर्थर होम्स महोदय ने मेंटल में संवहन धाराओं के प्रभाव को व्यक्त किया था।
इनकी उत्पत्ति का कारण रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्पन्न ताप में भिन्नता होना था और इस प्रकार से होम्स ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण मेंटल इन धाराओं के प्रभाव से परिपूर्ण है और इस प्रकार से भूगोलविदों ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। आगे हम लोग देखेंगे महाद्वीपीय एधा स्थल का मानचित्रण। आइए देखते हैं। विद्वानों ने गहन शोध करके यह निष्कर्ष निकाला कि महासागरीय तल का उच्चावच एक समान नहीं है। उन्होंने अपने शोध के परिणामस्वरूप बताया है कि महासागरीय तल मैदानों, जलमग्न कटकों एवं गहरी खाइयों का समन्वय है। महासागरीय परपटी की चट्टानों के काल निर्धारण से ज्ञात होता है कि महाद्वीपीय एधा स्थल की चट्टानें महाद्वीपीय चट्टानों की अपेक्षा नवीन हैं और इस प्रकार से महासागरीय कटक के दोनों ओर की चट्टानों की आयु और रचना एक समान है। इस संपूर्ण अध्ययन को महाद्वीपीय एधा स्थल मानचित्रण कहा जाता है। आइए देखते हैं महासागरीय एधा स्थल की बनावट। महासागरीय एधा स्थल की विविधता एक प्राकृतिक अद्भुत संरचना है जिसे इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे। पहला है महाद्वीपीय सीमा या कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। दूसरा है वितलीय मैदान। तीसरा है मध्य महासागरीय कटक, जिसमें पहला है महाद्वीपीय सीमा या कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। आइए देखते हैं। महाद्वीपीय किनारों और गहरे समुद्री बेसिनों के बीच का भाग महाद्वीपीय सीमा कहलाता है। इसमें निम्न आकृतियाँ इस प्रकार सम्मिलित हैं, जिसमें पहला है महाद्वीपीय मग्न तट, दूसरा है महाद्वीपीय ढाल, तीसरा है महाद्वीपीय उभार, आगे है गहरी महासागरीय खाइयाँ। और इस प्रकार से इन सभी के बारे में जानकर ही महासागरीय एधा स्थल को समझा जा सकता है। देखते हैं। नेक्स्ट है वितलीय मैदान। वितलीय मैदान वह क्षेत्र है जो महाद्वीपों से लाए गए निक्षेपों के जमाव से बने हैं। इनकी स्थिति महाद्वीपीय तटों एवं मध्य महासागरीय कटकों के बीच पाई जाती है। आगे है तीसरा है मध्य महासागरीय कटक, मिड ओशनिक राइज। महासागरीय जल में डूबी हुई परस्पर जुड़ी हुई लंबी पर्वत श्रृंखला मध्य महासागरीय कटक के नाम से जानी जाती है। इन कटकों के मध्य भाग के शिखरों में रिफ्ट घाटी तथा कटा फटा पठार मिलता है, जबकि मध्यवर्ती द्रोणी में सक्रिय ज्वालामुखी मिलते हैं। देखते हैं हम लोग। आगे है भूकंप और ज्वालामुखियों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज। संसार के अधिकांश ज्वालामुखी समुद्र तटों एवं द्वीपों पर पाए जाते हैं। विश्व के निम्नांकित 4 प्रमुख पेटियों में ज्वालामुखी पहला है प्रशांत महासागरीय पेटी, या कह लीजिए पैसिफिक ओशियन बेल्ट। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपों और तटीय क्षेत्रों में ज्वालामुखियों की अधिक संख्या पाई जाती है। इस पेटी में उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के तट, जापान, फिलीपींस, क्यूराइल द्वीप, इंडोनेशिया एवं न्यूजीलैंड आते हैं।
और इस प्रकार से इस मेखला को प्रशांत महासागर का अग्निवृत्त भी कहा जाता है। इस मेखला में पूरे विश्व के 2/3 सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं जो वर्ष भर आग उगलते रहते हैं। आगे है मध्य महाद्वीपीय पेटी, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। आइए देखते हैं। यह पेटी यूरोप तथा एशिया के मध्यवर्ती क्षेत्रों में नवीन वलित पर्वत के साथ साथ पश्चिम से पूर्व तक फैली है। इसके अंतर्गत इटली और पूर्वी भूमध्य सागर आते हैं और पूरब की ओर यह मेखला काकेशिया, आर्मीनिया, फारस, बलूचिस्तान और बर्मा होते हुए पूर्वी द्वीप समूह तक फैली हुई। आगे नेक्स्ट है आंध्र महासागरीय पेटी, अटलांटिक ओशियन बेल्ट। यह पेटी मध्य अमेरिका की ज्वालामुखी श्रृंखला लघु एंटिलीज द्वीपों तक प्रवेश करते हुए पश्चिमी द्वीप समूह तक फैली हुई है। यह श्रृंखला आंध्र महासागर के पूर्वी क्षेत्र में स्थित एजोर्स, केप वर्डे तथा कनारी द्वीप तक चली गई है। अन्य क्षेत्र और इस प्रकार से उपरोक्त 3 ज्वालामुखी पेटियों के अलावा हिंद महासागर में मॉरिशस, कोमाटो, रीयूनियन आदि प्रमुख ज्वालामुखी हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप में राज सागर तटीय क्षेत्रों में इरेबुस तथा टेबर विस्तृत ज्वालामुखी। आगे चलते हैं और आगे हम लोग देखेंगे संसार में भूकंपीय प्रभावित क्षेत्र। इसका अध्ययन इस प्रकार है कि संसार में ज्वालामुखी की भांति भूकंप भी निश्चित मेखलाओं में मिलते हैं जो इस प्रकार हैं, जिसमें पहला है प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। आइए देखते हैं। प्रशांत महासागरीय क्षेत्र भूकंपों की यह पेटी दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण भाग से आरंभ होती है और दोनों अमेरिकी महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर एंडीज व रॉकी पर्वत क्षेत्रों से होती हुई अलास्का तक जाती है और वहां से पूर्वी साइबेरिया, ताइवान, जापान, फिलीपाइंस व न्यूगिनी होती हुई न्यूजीलैंड तक जा पहुंचती हैं। भूकंपों की यह पेटी ज्वालामुखी क्षेत्रों के साथ साथ फैली हुई है और इस प्रकार से संसार के लगभग 60% भूकंप इसी पेटी में आगे चलते हैं हम लोग और मानचित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि भूकंप तथा ज्वालामुखियों का वितरण। भूकंप और ज्वालामुखी का वितरण इस प्रकार है। प्रशांत महासागर के चारों ओर ज्वालामुखी पाए जाते हैं और भूकंपीय क्षेत्र भी पाए जाते हैं। ठीक, ये आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद भारत के उत्तर में जो क्षेत्र है आप देख रहे हैं, ये पूरा भूकंपीय जोन है। ठीक, उसके बाद मध्य महाद्वीपीय जो इलाका है अफ्रीका के उत्तर और यूरोप के दक्षिण का जो बीच का इलाका है, यहाँ भी भूकंप प्रभावित पूरा क्षेत्र है। से आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखेंगे मध्यवर्ती क्षेत्र। भूकंपों की यह पेटी भूमध्य रेखा के समांतर पूर्व से पश्चिम तक फैली हुई है। यह पेटी दक्षिण पूर्वी एशिया से प्रारंभ होकर भारत, पश्चिम एशिया तथा भूमध्य सागर से होती हुई पश्चिमी द्वीप समूह तक फैली हुई है। क्वेटा, टर्की व आर्मेनिया के प्रलयकारी भूकंप इसी पेटी में आते हैं। आगे हम लोग देखेंगे सागरीय अधःस्थल का विस्तार। प्रवाह बलों के सिद्धांत ने सागरीय अधःस्थल के विस्तार के विषय में उन नई जानकारियों को ज्ञेय बनाया जो वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के समय सुलभ नहीं थी।
और इस प्रकार से महासागरीय जल के अधःस्थल को इस प्रकार प्रस्तुत किया। देख रहे हैं सागरीय अधःस्थल का विस्तार, और इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें अभिसारी प्लेट किनारा है, यहाँ रूपांतर प्लेट सीमा है, अपसारी प्लेट सीमा है। ठीक, ये पूरा मानचित्र जो है इसका बनाया गया है सागरीय अधःस्थल। इसमें पहला है मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र में ज्वालामुखी उद्गार पाए जाते हैं, अतः इस क्षेत्र में लावा निक्षेप पाए जाते हैं। और दूसरा है महासागरीय कटकों के दोनों तटों की शैलों के निर्माण काल संरचना चुंबकीय गुणों में समरूपता पाई जाती है। कटकों के शीर्ष की चट्टानें नवीन हैं, जबकि दूर की चट्टानें प्राचीन हैं। आगे देखते हैं हम लोग। तीसरा है महासागरीय अधःस्थल की शैलें महाद्वीपीय परपटी की शैलों की अपेक्षा नवीन है। महासागरीय नितल की चट्टानों की आयु 20 करोड़ वर्ष से अधिक। आगे है चौथा महासागरीय अधःस्थल की गहराई, या कह लीजिए महासागरीय अधःस्थल की गहरी खाइयों में भूकंप के उद्गार अधिक गहराई पर होते हैं, जबकि मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्रों में भूकंप उद्गम केंद्र कम गहराई पर पाए जाते हैं। और इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे कि हेस ने 1961 ईस्वी में सागरीय अधःस्थल सी फ्लोर स्प्रेडिंग परिकल्पना प्रस्तुत की। हेस ने तर्क प्रस्तुत किया कि महासागरीय कटकों के शीर्ष पर लगातार ज्वालामुखी का उद्गार होते रहने से महासागरीय परपटी में हुए विभेदन में लावा भर गया, जिसने महासागरीय परपटी को दोनों ओर ढकेल दिया। महासागरीय अधःस्थल के विस्तार होने को हेस ने सागरीय अधःस्थल विस्तार की अवधारणा प्रस्तुत की। ये है भूवैज्ञानिक कालों में महाद्वीपों की स्थिति। आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखेंगे प्लेट विवर्तनिकी। आइए देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत ध्यान से सुनने और समझने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट टेक्टोनिक भी इसी को कहते हैं। और आइए इसे इस प्रकार समझने की कोशिश करते हैं कि समय के साथ भौगोलिक विचारधाराएं जैसे जैसे पुष्ट हुई, मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन आदि विद्वानों ने समन्वित रूप से प्लेट विवर्तनिकी अवधारणा प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि एक विवर्तनिक प्लेट या लिथोस्फेरिक प्लेट ठोस चट्टान का विशाल और एक अनियमित खंड होती है, जो महाद्वीपीय और महासागरीय स्थल मंडलों से मिलकर बनती है। विवर्तनिक प्लेटें दुर्बलता मंडल, जिसे एस्टेनोस्फेयर कहा जाता है, में एक दृढ़ इकाई के रूप में गतिमान रहती हैं, जिसकी मोटाई 5 से 10 किलोमीटर तक होती है। कहीं कहीं ये 200 किलोमीटर तक मोटी हो सकती है। और इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे कि प्लेट का अधिक भाग महाद्वीप से संबद्ध होने पर उसे महासागरीय प्लेट, जबकि महाद्वीप से संबद्ध होने पर उसे महासागरीय प्लेट नाम दिया जाता है। इनके उदाहरण प्रशांत प्लेट, महासागरीय प्लेट, जबकि यूरेशियन प्लेट में महाद्वीपीय प्लेट के रूप में देखे जा सकते हैं। और इस प्रकार से प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थल मंडल को 7 मुख्य तथा कुछ छोटी प्लेटों में बांट देता है। और इस प्रकार से नवीन मोड़दार पर्वत, खाइयाँ और भ्रंश
इन मुख्य प्लेटों की सीमाएं बनाते हैं। लोग आगे देखेंगे, ये जो मानचित्र हम लोग देख रहे हैं ये है संसार की प्रमुख बड़ी व छोटी प्लेट का वितरण। आइए देखते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि ये आप देख रहे हैं सबसे बड़ी प्लेट जो है वो है प्रशांत महासागरीय प्लेट। ये आपकी प्रशांत महासागरीय प्लेट है, ठीक। और उसके बाद है यूरेशियन प्लेट। ये यूरेशियन प्लेट हो गया। ये उत्तरी अमेरिकन प्लेट है। ये दक्षिणी अमेरिकन प्लेट हो गई, ठीक। ये इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट हो गई और ये यूरेशियन प्लेट हो गई। और ये आप देख सकते हैं ये यूरेशियन प्लेट हो गई उत्तर में, और इधर में ये अफ्रीकन प्लेट हो गई, और ये दक्षिणी अमेरिकन प्लेट हो गई, ये उत्तरी अमेरिकन प्लेट हो गई, ठीक। और इस प्रकार से इसके साउथ में जाएंगे तो आपको ये मिलेगा सबसे साउथ में दक्षिणी अंटार्कटिक प्लेट, ठीक। इस प्रकार से संसार की ये बड़ी या कह लीजिए प्रमुख प्लेटें हैं। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है और एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि मुख्य प्लेटें इस प्रकार हैं। इसमें पहला है अंटार्कटिक प्लेट, अंटार्कटिका और उसके चारों ओर की प्लेट। सेकंड है उत्तरी अमेरिकी प्लेट, इसमें पश्चिमी अटलांटिक तट का क्षेत्र सम्मिलित है। तीसरा है दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, और इस प्लेट को पश्चिमी अटलांटिक तथा उत्तरी अमेरिकी प्लेट पृथक करती है। नेक्स्ट है प्रशांत महासागरीय प्लेट, और पांचवा है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और इस नेक्स्ट है अफ्रीकन प्लेट, और सातवां है यूरेशियाई प्लेट, ठीक। और इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण छोटी प्लेटें, जिसमें है नंबर 1 कोकोस प्लेट, दूसरा है नजका प्लेट, तीसरा है अरेबियन प्लेट, चौथा है फिलीपीन प्लेट, और पांचवा है कैरोलिन प्लेट, छठा है फ्यूजी प्लेट। और इस प्रकार पृथ्वी की ये प्लेटें सभी कालों में विचरण करती रही हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वेगनर का मत सही नहीं है, क्योंकि महाद्वीप स्वयं एक गतिमान प्लेट का अंश है। यह पहले भी गतिमान थे और भविष्य में भी गतिमान होंगे। और इस प्रकार से पैंजिया पृथक पृथक महाद्वीपों के संचरण से निर्मित हुआ था। और इस प्रकार पूरा चुंबकीय पैलियोमैग्नेटिक आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिकों ने प्रत्येक महाद्वीप की स्थिति निर्धारित कर दी है। और इस प्रकार से भारतीय उपमहाद्वीप की अवस्थिति को नागपुर क्षेत्र में पाई जाने वाली शैलों के विश्लेषण के आधार पर निश्चित किया। आगे हम लोग देखेंगे अपसारी सीमा, इसे डाइवर्जेंट बाउंड्रीज कहते हैं। आइए देखते हैं कि अपसारी सीमा दो प्लेटों के विपरीत दिशा में हटने के फलस्वरूप जो नई प्लेटों का निर्माण होता है उसे अपसारी सीमा कहते हैं। ये अपसारी प्लेटें जिस स्थान से एक दूसरे से अलग हटती हैं उसे प्रसारी स्थल या स्प्रेडिंग साइट कहते हैं। मध्य अटलांटिक कटक अपसारी सीमा का श्रेष्ठ उदाहरण है। यह अमेरिकी प्लेटों और यूरेशियन प्लेटों के पृथक होने का प्रसारी स्थल है। आगे हम लोग देखेंगे अभिसरण सीमा, जिसे कन्वर्जेंट बाउंड्रीज कहते हैं। आइए देखते हैं। अभिसरण सीमा एक प्लेट के दूसरी प्लेट के नीचे धंसने
तथा भूपर्पटी के नष्ट होने का स्थान अभिसरण सीमा कहलाती है। प्लेट धंसने का स्थान प्रविष्ठन क्षेत्र कहा जाता है। अभिसरण होने के निम्न 3 प्रकार हैं, जिसमें पहला है महासागरीय एवं महाद्वीपीय प्लेट के मध्य, दूसरा है महासागरीय प्लेटों के मध्य, तीसरा है 2 महाद्वीपीय प्लेटों के प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे रूपांतर सीमा, जिसे ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज कहते हैं। आइए देखते हैं। पर्पटी का निर्माण और विनाश से वंचित क्षेत्र रूपांतरण सीमा कहलाती है। इसी सीमा में प्लेटें एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा की ओर खिसक जाती हैं। रूपांतर भ्रंश, जिसे ट्रांसफॉर्म फॉल्ट कहते हैं, वह तल हैं जो 2 प्लेटों को अलग कर देते हैं। इनमें सभी स्थानों पर ज्वालामुखी का उद्गार नहीं होता है। प्लेटों के जो अंश पृथ्वी के अक्ष से दूर होते हैं, उन पर पृथ्वी की घूर्णन गति का पृथक प्रभाव पड़ता है। आगे चलते हैं हम लोग और आगे देखेंगे प्लेटें प्रवाह दरें, रेट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट। आइए देखते हैं। उत्क्रमण चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियाँ जो मध्य महासागरीय कटक के समांतर हैं, प्लेट प्रवाह दर की गणना में सहायक सिद्ध हुई हैं। और प्रवाह की दरें इस प्रकार भिन्न हैं, जिसमें पहला है आर्कटिक कटक की प्रवाह दर 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष है, और दूसरा है ईस्टर द्वीप जो पूर्वी प्रशांत महासागर का उभार है, वहाँ प्रवाह दर 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से। आगे हम लोग देखेंगे प्लेट को संचालित करने वाले बल, फोर्सेज फॉर द प्लेट मूवमेंट। आइए देखते हैं। वेगनर के सिद्धांत प्रस्तुत करने के समय विद्वान पृथ्वी को ठोस तथा गतिहीन पिंड मानते थे। बाद में अधस्थल विस्तार और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांतों ने स्पष्ट किया कि पृथ्वी का धरातल और भूगर्भ दोनों ही गतिशील हैं। एक दृढ़ प्लेट के नीचे गतिशील प्लेटें वृत्ताकार रूप में चल रही हैं, और इस प्रकार से उष्ण पदार्थ धरातल पर पहुंचकर ठंडा होकर और फैलकर गहराई में पहुंचकर नष्ट हो जाता है। और प्रकार से बार बार दोहराए जाने वाले चक्र को संवहन प्रवाह या कन्वेक्शनल फ्लो कहा गया है। भूगर्भ में ताप उत्पन्न करने में रेडियोधर्मी तत्वों का विशेष योगदान रहता है। वास्तव में दृढ़ प्लेटों के नीचे उष्ण मेंटल है जो प्लेटों को गतिमान बनाते हैं। हम लोग आगे भारतीय प्लेट का संचलन, मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट। आइए देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक, ये मानचित्र के माध्यम से भी समझाया गया है किस तरह से इंडियन प्लेट या भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व की तरफ आगे बढ़ रही है। ठीक, आइए देखते हैं। भारतीय प्लेट का संचलन। भारतीय प्लेट में प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र सम्मिलित हैं। हिमालय पर्वत का प्रविष्टन क्षेत्र, जिसे सबडक्शन जोन, इसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है, जिसे महाद्वीपीय अभिसरण कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस कहते हैं। इस प्रकार 2 महाद्वीपों की सीमा वाला यह क्षेत्र म्यांमार के राकिननेउमा पर्वत से होते हुए एक चाप के रूप में जावा तक विस्तार से इस प्लेट की पूर्वी सीमा एक विस्तारित तल स्प्रेडिंग साइट है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में दक्षिण पश्चिम प्रशांत तट तक फैला हुआ है, और इस प्रकार से इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के किरथिर पहाड़ियों तक फैली है। यह आगे चलकर मरकान तट के साथ साथ चलती हुई दक्षिण पूर्व में चागोस द्वीप समूह के साथ साथ बढ़कर लाल सागर तक पहुंचती है, और इस प्रकार से भारतीय आर्कटिक प्लेट की सीमा भी
महासागरीय कटक से निर्धारित होती है, जो अपसारी डाइवर्जेंट बाउंड्री के रूप में विस्तृत है और जो आगे जाकर न्यूजीलैंड के दक्षिण में विस्तारित तल से मिल जाती है। इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे कि प्राचीन काल में भारत ऑस्ट्रेलिया के तट से दूर एक विशाल महासागर में स्थित विशाल द्वीप था। आज से 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व टेथीज सागर इसे एशिया महाद्वीप से पृथक करता था। 20 करोड़ वर्ष पूर्व पेंजिया के विघटन के समय उत्तर दिशा की ओर खिसकने लगा। 4 से 5 करोड़ वर्ष पूर्व भारत की एशिया से टक्कर हुई, जिसका परिणाम हिमालय पर्वत का उद्भव हुआ। लगभग 14 करोड़ वर्ष पूर्व यह उपमहाद्वीप सुदूर दक्षिण में 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, और इस प्रकार से दोनों प्लेटों को टेथीज सागर अलग कर रहा था। और इस प्रकार से भारतीय प्लेट जैसे ही एशियाई प्लेट की ओर खिसका कि इससे जो लावा प्रवाह हुआ उसे दक्कन ट्रेप का निर्माण कर दिया। यह क्रिया 6 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई और लंबी अवधि तक चलती रही, और इस प्रकार से 4 करोड़ वर्ष पूर्व जिस हिमालय की उत्पत्ति प्रारंभ हुई वह आज भी चल रही है, क्योंकि हिमालय पर्वत की ऊंचाई में निरंतर वृद्धि दर्ज की जा रही है। आज हम लोगों ने अध्याय 4 का अध्ययन किया। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।